हेलो फ्रेंड्स, मैं ईएसआई वाला पीके गुप्ता, रिटायर्ड फ्रॉम ईएसआईसी, पोस्ट ऑफ एसएसओ एंड ब्रांच मैनेजर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा रेगुलेशन 53। इट इज़ ए रेगुलेशन इट इज़ कॉल्ड इरेगुलर सर्टिफिकेट एंड नीड टू एक्सेप्टेंस एज ए। ये रेगुलेशन 53 क्या होता है? जब रेगुलेशन सर्टिफिकेट नहीं कटता है और उसकी जगह पर कोई दूसरे तरीके का प्रमाण पत्र इशू हो जाता है, जिसमें कि कोई रेगुलेशन उसमें बाध्य नहीं है। सपोज करिए प्लेन पेपर पे मोहर लगा के डिस्पेंसरी का इशू हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है कहलाती हैं अल्टरनेटिव एविडेंस के अंतर्गत। ब्रांच मैनेजर को पावर दी गई है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, और जो पावर के बियॉन्ड है उसको वो RO भेजे, ताकि वहाँ के हायर अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर सकें। इसमें आपको जानने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि फर्स्ट कम फाइनल सर्टिफिकेट जो होता है PF, प्रीलिमिनरी एंड फाइनल सर्टिफिकेट, कवरिंग ए बैक पीरियड ऑफ मोर देन 1 डे। अगर एक दिन से ज़्यादा किसी प्रथम प्रमाण पत्र पर IMO उसको लीव रिकमेंड कर रहा है, तो एक दिन का तो उस पर यही एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर एक दिन से ज़्यादा है तो उसको यही एक्सेप्ट करना होगा मैनेजर को, तब पेमेंट प्रिपेयर होगा। दूसरा, एन इंटरमीडिएट और फाइनल सर्टिफिकेट इशूड कवरेज ए पीरियड ऑफ मोर देन 7 डेज। 7 दिन से ऊपर अगर इंटरमीडिएट या स्पेशल इंटरमीडिएट इशू हो रहा है तो उसमें भी यही को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे सपोज करिए फर्स्ट सर्टिफिकेट 1/1/21 को इशू हुआ, तो इंटरमीडिएट या फाइनल 8/1 को ड्यू था, और जबकि वो इशू हुआ 10/1 को, उसमें जो IMO है वो आपको 9 तारीख का या 8/1 और 9/1 2 दिन का आपको लीव रिकमेंड कर देता है, और 10 तारीख को पर्चा इशू किया और 11 तारीख को या 12 तारीख को उसने फिटनेस दे दी। तो ऐसे मामले में ब्रांच मैनेजर को ये ध्यान में रखना होता है कि जो 8 और 9 को जो ड्यू डेट थी उसको पर्चा नहीं कटा, उसकी यही एक्सेप्ट करना होता है। और ये यही तभी एक्सेप्ट होगी जब डेट ऑफ इशू से उसमें कम से कम 24 घंटे या 48 घंटे आगे का उसको रेस्ट प्रदान किया गया हो और डेट ऑफ फिटनेस आगे की हो। सेम डे अगर 10 जनवरी को पर्चा या 10 जनवरी को पर्चा इशू हुआ और सेम डे उसको 10th को ही उसको फिटनेस कार्ड दी गई, तो ऐसे केस में जो 8 और 9 का है वो यही एक्सेप्ट नहीं होगा और पेमेंट केवल 7 तक बनेगा। स्पेशल इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट इशूड बाय IMO within 20 days of commencement of spell or covering more than 28 days but not exceeding 42 days। इसमें स्पेशल इंटरमीडिएट में ये भी कहा गया है कि मैनेजर्स को ये ध्यान में रखना है कि वो 28 दिन से ज़्यादा का या मैक्सिमम 42 दिन से ज़्यादा का इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट ना हो। यदि ऐसा होता है तो उसमें भी यही एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब एक नॉन रेगुलेशन सर्टिफिकेट में आता है जैसे डिस्चार्ज स्लिप। डिस्चार्ज स्लिप क्या होती है? जब आप ESI हॉस्पिटल में अपनी डायग्नोसिस के कारण एडमिट होते हैं या कहीं प्राइवेट अस्पताल में आप एडमिट होते हैं, कैशलेस हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं, तो आपको डिस्चार्ज स्लिप मिलती है जब आप वहाँ से ट्रीटमेंट ऑपरेशन वगैरह करा के निकलते हैं। तो उसमें डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज अंकित रहती है, रेस्ट उसमें अंकित रहता है। अगर उसमें 7 डेज का रेस्ट एडवाइस है और सपोज आपने कोई उसका फिटनेस प्रमाण पत्र या इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट कोई भी प्रमाण पत्र लिया नहीं है और उसको डिपॉजिट कर दिया है और आप अपनी ड्यूटी पर चले गए, तो ऐसे केस में मैनेजर केवल 7 डेज का रेस्ट एडवाइस जो है उसको एज ए एक्सेप्ट कर सकता है और आपको भुगतान कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको रेस्ट 15 दिन की है या मैक्सिमम 30 दिन की है, तो 30 दिन तक का तो 30 डेज तक रेस्ट एडवाइस है डिस्चार्ज स्लिप के ऊपर। तो ऐसे केस को जो कि ESI हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हों, तो ऐसे केस को मैनेजर को पावर दी गई है कि वो उसको एक्सेप्ट करे और आपको भुगतान एज अल्टरनेटिव एविडेंस उसको कर सकता है। ये जो डिस्चार्ज स्लिप है ये ब्रांच ऑफिस को 10 दिन के अंदर हर हालत में जमा कर देना चाहिए ताकि उस पर रेगुलेशन 64 इन्वॉल्व ना हो, और ब्रांच मैनेजर इसको एक्सेप्ट कर सकता है डिस्चार्ज स्लिप को मैक्सिमम 90 डेज तक। मतलब इंश्योर्ड पर्सन को विदिन 10 डेज इसको जमा कर देना चाहिए, और
मैक्सिमम डिले को जो कंडोन कर सकता है ब्रांच मैनेजर वो 90 डेज होता है। बियॉन्ड 90 डेज इट शुड बी सेंड टू ROSRO फॉर एक्सेप्टेंस। अब जैसे आप डिस्चार्ज स्लिप पर रेस्ट आपको लिखी है 2 वीक्स की, 2 वीक्स की आपको रेस्ट लिखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 वीक्स घर में जाकर के रेस्ट करने लगे। सबसे पहले आप डिस्चार्ज स्लिप मिले, उसके बाद में आप कंसर्न डिस्पेंसरी को कांटेक्ट कीजिए और वहाँ पे वीकली अपने सर्टिफिकेट इशू कराइए। अब अगर आपका फ्रैक्चर केस है, आप चल फिर नहीं सकते हैं, तो ऐसे केस में वहाँ के IMO से रिक्वेस्ट कीजिए, तो वो आपको जितना रेस्ट एडवाइस है एक स्पेशल इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट काट सकते हैं, जिस पर आपके डिस्चार्ज स्लिप का डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा और रेस्ट एडवाइस लिखा जाएगा। उसको लीव पीरियड जो होगा उसको वेरीफाई किया जाएगा और आपको भुगतान किया जाएगा। एक चीज़ इसमें और पॉइंट आउट करना है कि ड्यूरिंग द लीव पीरियड IP और IW इंश्योर्ड पर्सन या इंश्योर्ड वुमेन कैन नॉट लेफ्ट द स्टेशन विदाउट द परमिशन ऑफ IMOIC। मतलब जो डिस्पेंसरी ने जिसने सर्टिफिकेट आपको रेगुलेशन इशू किए हैं, वो आप स्टेशन पे आपका रहना जरूरी है। आप स्टेशन को छोड़ नहीं सकते। यदि आपको छोड़ना है कि हमारा कोई देखभाल करने वाला नहीं है, डॉक्टर से आपने रिक्वेस्ट करी कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, हमारी फैमिली वहीं है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की परमिशन का जो रिमार्क है वो सर्टिफिकेट के ऊपर लगेगा और ऐसी कंडीशन में आप रेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर न्यू इम्प्लीमेंटेड एरिया है, जहाँ पर अभी ESI की स्कीम नहीं है और नई लागू हुई है, वहाँ पर ESI की अपनी डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल भी स्टार्टिंग में नहीं होते हैं। ऐसी जगह पे सर्टिफिकेट जो है डिस्पेंसरी हॉस्पिटल के और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हैं, जो भी हॉस्पिटल के डिस्चार्ज स्लिप हैं प्राइवेट के या सरकारी के, वो सभी ROSRO को यही एक्सेप्ट करने के लिए भेजे जाते हैं, क्योंकि वो नॉन रेगुलेशन सर्टिफिकेट हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कोई भी डिस्चार्ज स्लिप, चाहे नॉन इम्प्लीमेंटेड एरिया में स्कीम लगी हो वहाँ के या जहाँ स्कीम चल रही हो वहाँ पे भी, ये सभी ROSRO को भेजना अनिवार्य होता है। जो नई स्कीम यहाँ पे लागू होती है वहाँ रेगुलेशन 64 को रिलैक्स करने की पावर 2 साल तक रहती है। 2 साल तक ये कंसीडर किया जाता है कि अब यहाँ की जो इंश्योर्ड पर्सन है या एम्प्लॉयर हैं, ये सब जान चुके हैं और नियमों से जागरूक हो चुके हैं। और जहाँ पर स्कीम पहले से लागू है ओल्ड एरियाज में, वहाँ पर रेगुलेशन 64 बहुत ही रेयर केस में रिलैक्स करना होता है मैनेजर को, जिसके लिए एक रिमार्क लेजर सीट पर डालना होता है ताकि हम उसे वॉच कर सकें कि अगले पेमेंट में उसको फिर रिलैक्सेशन ना मिल सके। तो साल में एक बार उसको रिलैक्सेशन की सुविधा दी जा सकती है। ये हेडक्वार्टर का सर्कुलर है। अब इनको पेमेंट, जो डिस्चार्ज पे पेमेंट होता है, जो भी AE केसेस हैं वो सभी एम्प्लॉयर से वेरीफाइड होंगे और हॉस्पिटल से भी वेरीफाइड होंगे कि आप इस डेट से इस डेट तक, आप डिस्चार्ज होने तक आप वहाँ पर भर्ती थे या नहीं थे, क्योंकि ये कंफर्म होना ज़रूरी है ताकि फॉल्स सर्टिफिकेट या फ्रॉड से बचा जा सके। फॉर्म 10 की रिप्लाई नियोजक से लेना अनिवार्य है और ये दोनों वेरीफाइड हो करके रिमार्क लगेगा, डिस्चार्ज स्लिप के ऊपर भी रिमार्क लगेगा कि वेरीफाइड फ्रॉम द हॉस्पिटल रिकॉर्ड एंड फाउंड करेक्ट या नॉट करेक्ट। और जो आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है उससे भी आपको रिकॉर्ड को देख करके वेरीफाई करना होगा। मैनेजर स्वयं कर सकते हैं, मैनेजर कैशियर को या असिस्टेंट को एथराइज कर सकते हैं कि आप जांच करके आएँ, अपनी रिपोर्ट इस पर लगाएं। रिपोर्ट लगाने के बाद में जब AE केस 127 नंबर फॉर्म के साथ विद strongly recommendation of branch manager whether it is genuine case and may be accepted as AE or not genuine case, it may be rejected, clear cut recommendations इस पे दे करके ROSRO को भेज सकता है। इसके तदुपरांत ROSRO उससे सेटिस्फाइड होगा और उसके बाद उसको पास करेगा और अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट ब्रांच ऑफिस को अपने सैंक्शन ऑर्डर के साथ में रिटर्न करेगा। आफ्टर दैट ब्रांच मैनेजर उस पेमेंट को आपके खाते में भेजेगा। थैंक यू। अब यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे से अच्छे हम इस ESI चैप्टर्स के ऊपर एक अच्छी सी जानकारी आपको हम प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू।